Hi, good morning, Sneh. All right. All right, good morning, guys. आप लोगों ने वो असाइनमेंट ट्राई करा जो मैंने भेजा था? Yes. ओके। इसके अलावा बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके रहेंगे तो वो डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं. लेट मी आल्सो try to download the assignment. Give me 1 minute. All right. इसके अलावा बुकलेट में अगर कुछ क्वेश्चन एंड ऑल में डाउट है तो वो भी पूछ लेना. Let me just try to adjust some settings here. All right. So I suppose हम लोग अभी डिस्कशन कर सकते हैं. तो पहला वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑब्जर्व करना. 1s इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, एज इन प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन दिया हुआ है. आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछा जा रहा है एट द न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है साई स्क्वायर, एंड एट द न्यूक्लियस का मतलब पूछा जा रहा है r इक्वल टू 0 पर. तो दैट्स इट. आपके सामने यहाँ पर साई का फंक्शन लिखा हुआ है एंड आप उसका स्क्वायर कर दो एंड r का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा. ठीक है. देन सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फॉर 1s इलेक्ट्रॉन what is the probability of finding electron at the nucleus. ठीक है, probability of electron at the nucleus. तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एट द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है एंड फार फार अवे भी 0 होती है एंड नोड्स पे भी 0 रहती है. तो इसमें हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इट्स स्ट्रेट अवे इज अंडरस्टूड. सर हाँ सर एक डाउट था मुझे. सर बोलो. प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या डिफरेंस आता है एग्जैक्टली? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. सो अगर प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी तो पर यूनिट वॉल्यूम भी 0 नहीं आएगी वो? नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पर ना देखो, एक चीज होती है कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, तो आप इस तरीके से समझो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से प्रोबेबिलिटी आता है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से
प्रोबेबिलिटी आता है, प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं निकालते, ठीक है। इट इज लाइक अ, मतलब एज अ सिंपलेस्ट एनालॉजी आई कैन गिव इज कॉज एंड इफेक्ट, कि कॉज को चेंज करने से इफेक्ट में चेंज आएगा, बट इफेक्ट चेंज होने से जरूरी नहीं है कॉज में चेंज हो। सो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर का मॉड, ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो फिर इसको कैसे लिखेंगे, अब ये यूनिट वॉल्यूम कैसे डिस्कस करा था मैंने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ थिन शेल at a distance r from the nucleus, right। तो ये यूनिट वॉल्यूम आपका 4 पाई r स्क्वायर डी आर हो जाता है, राइट। ये ऐसा समझ में आया तुम्हें क्वेश्चन? यस सर। सो अब कैसा होगा कि यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रोबेबिलिटी, अगर कैलकुलेशन करना है तो ये साई स्क्वायर का ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा एंड देन फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर को। तो अभी न्यूक्लियस पर ये आर जीरो होता है ना, एट न्यूक्लियस दिस आर इज इक्वल टू जीरो, तो ये प्रोबेबिलिटी को जीरो कर देता है। ये वाला पार्ट जरूरी नहीं है जीरो और नॉन जीरो हो, कैन बी और कैन नॉट बी जीरो एट न्यूक्लियस। किस केस में कैन नॉट बी रहता है ये? एस ऑर्बिटल्स के केस में, एंड हमने देखा था पीडीएफ के केस में ये भी जीरो रहता है, ठीक है। दैट इज द रिजल्ट फ्रॉम द वेव फंक्शंस दैट वी गेट, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको बोला जा रहा है, ये भी हो गया एक्चुअली, 2s इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजेनिक स्पीशीज, हाइड्रोजेनिक स्पीशीज मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, उसका आपको रेडियल वेव फंक्शन दे दिया है, ये रेडियल वेव फंक्शन दे दिया है एंड ये एंगुलर वेव फंक्शन दे दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर एनी पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज जीरो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट जीरो ये कहां पर आता है? दिस कम्स एट नोड, ठीक है। एंड एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड तो होगा नहीं, सिर्फ रेडियल नोड होगा, ठीक है। तो ये नोड कहां पर है? विच इज एट, यहां से इस वेव फंक्शन से देख के आप, रेडियल वेव फंक्शन से देख के कुछ बता सकते हो कहां पर आपका नोड है? सर सिग्मा इक्वल टू 2 पे। परफेक्ट, सिग्मा इक्वल टू 2 पर, राइट। एंड सिग्मा आपको दिया है 2ZR अपॉन 2A0, ठीक है। एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होता है, तो आर कितना आ गया आपका? 2A0 अपॉन Z, है ना, ये आपका आर आ गया। अब थोड़ा सा और घुमा फिरा के बता दिया कि पूछा आपसे ये वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आपने थोड़ा सा वेक्टर्स पढ़ा हुआ है तो मे भी शायद आप लोग रिलेट कर ही पाओगे इससे, दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं ऐसे एक्स वाई जेड कोई पॉइंट लूं जिसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालूंगा, राइट, तो वो क्या आ जाएगा?
distance from the origin, right? तो ये जो r रहेगा, or you can say r square will be equal to x square plus y square plus z square. ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वेक्टर्स में पढ़ा होगा ना? यस सर। बस तो अब आपको r पता है, तो आपको एक्चुअली देखा जाए तो r स्क्वायर पूछा जा रहा है, which is actually this A option. ठीक है, all right. Then probability density of electron at the nucleus of a 2s electron. So probability density पूछा जा रहा है. Probability density मतलब क्या रहेगा आपका? अगेन psi square, and at the nucleus पूछा जा रहा है. At the nucleus मतलब r equal to 0 and wave function दिया है. तो अब आप क्या करोगे? रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो वेव फंक्शन मिल जाएगा, उसको स्क्वायर कर दो और उसमें सिग्मा का वैल्यू 0 डाल दो, राइट? तो ये कैसा आ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एंड 1 अपॉन 8 इंटू z बाई a नॉट की पावर 3 इंटू 2. सो 1 अपॉन 16 पाई क्यों आ रहा है? 1 अपॉन 16 पाई आ रहा है क्या? फोर्थ का आंसर क्या दे रखा है पीछे? बी ऑप्शन ही दे रखा है. मैं कुछ केयरलेस मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? 1 अपॉन 4 पाए 2√2 कितना हो जाएगा? अच्छा ओके, नहीं हाँ सही है ना, वो भी तो स्क्वायर होगा, राइट. समझ में आया ये वाला आंसर? आपने यहाँ पर नोटिस करना, इस क्वेश्चन के लिए क्या करा है? psi will be equal to the radial part into the angular part. ठीक है, so 1 upon 2√2 into z by a naught raised to the power of 3 by 2 into 2 minus sigma e की पावर minus sigma 2 into 1 upon √4 पाई. ये साई हो गया आपका, एंड देन साई स्क्वायर कर दिया, तो साई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 8 इंटू जेड बाई ए नॉट की पावर 3 इंटू 2 माइनस सिग्मा का स्क्वायर. एंड इनफैक्ट आपको सिग्मा स्क्वायर एट सिग्मा इक्वल टू 0 रखना था, तो 2 का स्क्वायर इंटू ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगा अपॉन 4 पाई. ठीक है, तो ये इसके बाद कैंसिल आउट हो गया एंड आपका बी ऑप्शन आंसर हो गया. ठीक है, ऑल राइट. देन फिफ्थ क्वेश्चन में most probable radius where an electron is found to be in a 1s orbital. ये कैसे निकालोगे? ये किसी का आया आंसर? सर ये हमने जनरल वाला लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि हाइड्रोजन में ए नॉट होता है और बाकी के स्पीशीज में ए नॉट बाई जेड होता है. हाँ मतलब या तो ये रिजल्ट आपको याद हो, यस सर. है ना?
या फिर आप लोगों के पास में अगर 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन भी है ना, जैसे अगर ये 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे दे रखा है, ये तो खैर हाइड्रोजन के लिए दे रखा है, बट अगर आपको ये भी निकालना है तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के लिए इसमें जो तरीका रहेगा, तो उसका मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। तो साई स्क्वायर आर 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमा कहाँ पर आएगा, ठीक है, फॉर मैक्स प्रोबेबिलिटी dy by dx इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका अगले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से है, द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। आपको ये डायरेक्टली दिया हुआ है, ऊपर वाले केस में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, बट अगर आप ये करके dy by dx इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा, ठीक है। तो ये किसी भी हाइड्रोजनिक स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन के लिए r इज इक्वल टू a नॉट रहेगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन एक्चुअली सेम ही होगा, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के बारे में बात करा जा रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो मैक्सिमा आता है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर आता है, ठीक है। अच्छा, देन ये वाला क्वेश्चन सेवेंथ वाला, फॉर 2s ऑर्बिटल आपको एंगुलर वेव फंक्शन एंड रेडियल वेव फंक्शन दिया हुआ है, राइट। तो इसमें अब आप बताओ मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वापस से वही मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ही निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सेम चीज जैसा मैंने ऊपर करा, d ऑफ साई स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई r स्क्वायर करना मत भूलना, dr इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। तो जिसने नहीं करा है यू कैन ट्राई एंड डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है। आपको ये आता है ना चेन रूल, यूडीवी वीडीयू वाला तो रूल आता ही है, तो आप ट्राई करो। आई एम गिविंग यू अ मिनट और टू। सर वो एंगुलर पार्ट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसमें? हाँ हाँ, मतलब ऐसे तो आपको मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, तो रेडियल पार्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। एंगुलर पार्ट यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन करने पर कांस्टेंट का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। यस।
आया आंसर? डिफरेंशिएशन करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, 2 minutes. बताओ भाई, हुआ कि नहीं हुआ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी तक? Sir, differentiate. नहीं, आवाज नहीं आई तुम्हारी, आवाज कट गई। Sir, differentiate. डिफरेंशिएट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया सर. हो गया ना? बाकी लोगों का? सर 1 मिनट. ठीक है, ले लो 1 मिनट। ये सब जो कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, इन सबको बाहर निकाल दो। जो भी सिर्फ आर वाले टर्म्स हैं, उन्हीं का इंपॉर्टेंस रहेगा।
आया कि नहीं आया अभी तक? थोड़ी मैथ्स की प्रैक्टिस करो भाई। चलो ठीक है, अभी खुद से ही ट्राई करना, मैं तुम्हारे लिए नहीं करके दूंगा ये वाला स्टेप। इतना डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ओके, 3s ऑर्बिटल के लिए आपको ये सब दिया हुआ है, स्फेरिकल नोड सरफेसेस शो करने की यहाँ पर और यहाँ पर होंगे, तो ये तो हमने बुकलेट में भी करा हुआ है। स्फेरिकल नोडल सरफेसेस के लिए क्या होना चाहिए, r इक्वल टू 0, एंड r इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, r इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा दैट the polynomial part of the wave function should be 0। polynomial part of wave function जो दिया हुआ है उसको आप 0 के इक्वेट कर दो। this implies this 6 minus 6 sigma plus sigma square is equal to 0, so you will get sigma 6 plus minus root over b square, 36 minus 24 कितना होगा, 12 upon 2। based on this now you get the values of r। ठीक है, ये आपको अभी शायद करना नहीं आएगा 9th वाला, ये इसमें इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है। spherical region within which the probability of finding electron is 90%। so ये बेसिकली जो 1s ऑर्बिटल का साइज स्क्वायर होगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, एंड उसका इंटीग्रल करना है, एंड इसकी वैल्यू 0.9 पुट करनी है। ठीक है, इसकी लिमिट 0 से r तक, कौन से वैल्यू ऑफ r, तो ये आपका बाउंड्री सरफेस हो जाएगा ऑफ द 2s ऑर्बिटल। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% है। बट ये इंटीग्रेशन अभी आपको करना आता नहीं है, डिफरेंशिएशन तो फिर भी आता है, बट ये वाला इंटीग्रेशन अभी आपने सीखा नहीं है। ये आप मतलब आफ्टर क्लास 12th डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, बट अभी के लिए स्किप कर दो, आता है तो अच्छी बात है। Okay, then which orbital angular probability distribution is maximum at an angle of 45 degree? ठीक है, अब इसके लिए don't bother about the angular wave function, remember the shape। ठीक है, remember the shape of the orbitals rather than getting into the angular wave function and then differentiating it to get the maxima, वो मत करो, उसमें ज़्यादा एफर्ट हो जाएगा। आपको ये डायग्राम्स याद हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डायग्राम कैसा होता था, डबल डम्बल अलोंग द एक्सिस, राइट। तो इसमें 45 डिग्रीज पर तो इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस बहुत कम है। देन इफ यू रिमेंबर डी जेड स्क्वायर में कैसा आता था, एक डम्बल अलोंग द जेड एक्सिस एंड देन अ रिंग, तो इसमें भी ऐसे 45 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन मिलने का कम ही चांस है। Then if you remember dxy का डबल डम्बल रहता था एंड दिस यूज्ड टू बी बिटवीन द एक्सिस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, px में भी
it will be a dumbbell along the x-axis. So at 45 डिग्री इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस कम ही रहेगा. ठीक है, तो इसमें शेप से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे. All right. Then third वाला, particle in a box. A certain particle has its energy levels given by this. L is the region in which it is constrained to move. ठीक है. So calculate the wavelength of photon emitted when the particle of this much mass goes from energy level 5 to energy level 4. So delta E will be equal to hc by lambda. बस यही फॉर्मूला यूज करना है आपको. अब आपको बाकी सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. आपको चाहिए तो ऐसा यूनिट्स में वर्क करो. 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा इन मीटर्स. एंड यहाँ पर जो ये एनर्जी डायग्राम है इसके हिसाब से आप एक्सप्रेशन यूज करो डेल्टा ई का. यू विल गेट द आंसर. सो देन यहाँ पर अभी आपको लोएस्ट ऑब्जर्व ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट ऑब्जर्व ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी किसके बीच में ऑब्जर्व होगी? n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 के बीच में, क्योंकि इसमें n न्यूमरेटर में है ना. तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 के बीच में ऑब्जर्व होगी. तो आप पुट करो एंड सेम फॉर्मूला डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू. तो डेल्टा E के अंदर आपको L मिल जाएगा, न्यू आपको दिया हुआ है. ठीक है. एंड थर्ड वाला भी आप लोग कर सकते हो इजीली. ठीक है, दोनों जगह से L को इक्वेट कर देना, तो आपको ये थर्ड वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में? ये वाले क्वेश्चन सॉर्टेड है? Yes, sir. ओके, तो थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन और कर लो. चलो एक मिनट ना, लेट मी जस्ट ऐड देम हियर. ये वाला क्वेश्चन करो. चलो, ये जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन ट्राई करो. थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ. दिख रहा है अभी क्वेश्चन? पढ़ने में आ रहा है या जूम इन करूँ? मतलब स्टार्टिंग में जो ऊपर ऊपर लिखा है ना, ये जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ये तो सब वही है जो हमें ऑलरेडी पता है. NLM R थीटा फाई. ठीक है, तो आप लोग इतने के ऊपर फोकस कर सकते हो. ठीक है.
ट्राई करो। जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है ये।
कुछ आंसर दिया क्या? क्या आ रहा है आंसर अविनाश, बताओ। अवनीश, सॉरी। पारिजात ने भी आंसर दिया। ऑलराइट, बाकी लोग भी देखो क्या आंसर आ रहा है। स्नेह ने भी आंसर दिया, ठीक है। ऑलराइट, चलो एक एक करके देख लेते हैं। 31st क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें आपको 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। 1s के 1 रेडियल नोड, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। मैं एस चेक ही नहीं करूंगा। 4 and 4, सो 3D z ऑर्बिटल में एक्स वाई नोडल प्लेन, ये भी कभी नहीं होता है। इनफैक्ट जेड स्क्वायर में तो एक्स वाई प्लेन में रिंग होता है, और इसमें तो नोडल कोन्स होते हैं। अच्छा, 2 में 2s हैज 1 रेडियल नोड, ठीक है, मेक सेंस। एंड अगर मैं p देखूं इसका डायग्राम, तो इसमें मुझे यहाँ पर एक रेडियल नोड दिख रहा है, एंड r इक्वल टू 0 पर साई का एक नॉन जीरो वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव से नेगेटिव भी जा रहा है, तो या इट मेक्स सेंस, सी इज द करेक्ट वन। डी में अगर मैं जाऊंगा तो डी में कैसा हो जाएगा? 2pz में एक रेडियल नोड नहीं होता है ना, 2pz में देयर इज नो रेडियल नोड। 3 का 3 जरूर मैच कर रहा है, बट 3 का p से मैच नहीं कर रहा है। ओके, देन 32nd क्वेश्चन में 1 1 एंड s, ठीक है। 1 1 ये मैच कर रहा है। 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, इसमें देयर इज नो रेडियल नोड, n minus l minus 1 equal to 0, एंड लोएस्ट पावर ऑफ r भी 0 ही है, तो ये आपका 1s ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड s ऑप्शन अगर आप देखोगे तो दिस इज सिंपली द इक्वेशन दैट वी यूज वेयर वी से एनर्जी, or you can say delta E will be equal to or is proportional to 1 by n square. Energy needed, एक मिनट, energy needed to excite an electron from 2 to 4, E2 to 4, यानी कि E of 4 minus E of 2 is 27 by 32 times E6 minus E2। तो इसको आप चेक कर लो, E is proportional to minus
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट मतलब बी ऑप्शन में 2 और 1 का कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ हो गया, 2s में एक रेडियल नोड होता ही है। देन सी में 1 1 सही है, बट पी ये गड़बड़ हो गया ना, इसमें कोई भी रेडियल नोड ही नहीं है। पी ऑप्शन में तो जो पी ग्राफ है उसमें तो रेडियल नोड दिया हुआ है। एंड 1 4 आर 1s ऑर्बिटल में एक्स वाई प्लेन में नोडल नोड रेडियल नोड होता ही नहीं है, नोडल प्लेन होता ही नहीं है। देन 33rd में हीलियम प्लस आयन है, इसमें इसमें इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। अब 1 1 तो करेक्ट कॉम्बिनेशन है एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होता है न्यूक्लियस पर, राइट। तो ये तीनों ही मैच कर रहे हैं 1s ऑर्बिटल के लिए। देन 2 2 के लिए 2s है और रेडियल नोड एक होता है, बिल्कुल सही। एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस, ये 1/a0 क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, ये आप एक बार सोचोगे कि मैं इसके बारे में कैसे बताऊं। ठीक है, अब एक्चुअली आप वेव फंक्शंस देखोगे तो वेव फंक्शंस में ये z अपॉन a0 की पावर 3/2 होता ही है, z अपॉन a0 की पावर 3/2। एंड और भी आगे पीछे टर्म्स होती हैं, तो साई स्क्वायर में ये z अपॉन a0 का क्यूब बन जाता है। तो इसकी वजह से यू विल फाइंड दैट बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। देन 1 3 एंड r 1s ऑर्बिटल में थीटा कहाँ से आ गया, तो ये गड़बड़ हो गया ना। एंड डी ऑप्शन 1 1s, तो ये तो हमने अभी ऊपर ही चेक किया था 30 सेकेंड में, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन रहेगा, सॉरी सी ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन। समझ में आया ये? ऑल राइट, चलो थोड़े से और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो, चलो।
ऑलराइट, परिजत ने आंसर दिया है, बाकी लोगों का भी देख लो एक बार क्या क्या आंसर आ रहा है। ऑलराइट, सो ठीक है, आई गॉट कपल ऑफ आंसर्स फ्रॉम यू। सो इसमें डिपेंडेंट ऑन बोथ लिखा है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक पर, बोथ पर करना है, थीटा एंड फाई पर। तो 2s नहीं करेगा, ठीक है, 2p x करता है, 2p z सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है ना, सो 2p z नहीं होगा। देन 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेगा, 3d z स्क्वायर भी सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, 3s भी नहीं करेगा, 3py एंड 3dy z ये करेंगे, तो इसमें आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ फोन कॉल, आई विल कम बैक इन अ मिनट। हाँ, ऑल राइट गाइज, सो
नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों रहेगा? बिकॉज इसमें आप नोटिस करोगे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बारे में बात करा जा रहा है, तो ये दोनों केस में इक्वल नहीं होगा, इनके डायरेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, देन इफ यू रिमेम्बर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट जेड कंपोनेंट, ठीक है, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सो जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आया था? ऐसे रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई कॉस थीटा, दिस वॉज इक्वल टू एम एल इंटू एच अपॉन टू पाई। एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई कॉस थीटा विच वॉज एम एस एच अपॉन टू पाई। तो उसी का यहाँ पर ये रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, देन ये गड़बड़ हो गया ना, S can be only plus half, MS can be plus half and minus half. सर स्पिन क्वांटम नंबर के इसमें भी उसे थीटा को एजिमुथल एंगल ही कहते हैं। हाँ, ये तो r थीटा फाइव वाला डेफिनेशन है ना, दिस हाँ थीटा, हाँ हाँ। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला r थीटा फाइव है, तो दैट थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द z एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज azimuthal एंगल ओनली। अच्छा, देन इस वाले केस में एंगुलर क्वांटम नंबर मतलब आपसे L पूछा जा रहा है, तो इसमें आप नोटिस करोगे तो लोएस्ट पावर ऑफ r कितना दिख रहा है? 2, so that is where your L is equal to 2। ठीक है, फोर्थ डिग्री, इसमें अगर आप नॉन जीरो देखोगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स, तो वो आपके 2 आएंगे, n माइनस एल माइनस वन 2 आ जाएगा, तो इससे आपका n का वैल्यू भी आ जाएगा 5। ठीक है, ऑल राइट, ये दो क्वेश्चंस भी ट्राई करो चलो।
All right, so आई थिंक पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। टू पी का रेडियल वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें वन मैक्सिमा आता है, ये आप ड्रॉ करते हो साई वर्सेस आर का ग्राफ, तो इट कम्स इन दिस मैनर, नो रेडियल नोड जस्ट वन मैक्सिमा। सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये टी जेड ऑर्बिटल है, एक्स नहीं है, ठीक है, ओनली थीटा डिपेंडेंसी। And radial wave function has one minima if the minima at infinity is excluded. So इस केस में अभी if I seek an answer to one minima that is at r equal to 0 और एक r equal to infinity पर बोलते हैं हम लोग that approach कर रहा है but this is being excluded, so the radial wave function has a minima at r equal to 0. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो ए एंड बी एज वेल एज डी ऑप्शन को भी करेक्ट मार्क करेंगे हम। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन में 3d(z²) ऑर्बिटल के बारे में बात करा जा रहा है, इट हैज 0 रेडियल नोड्स, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। देन एंगुलर वेव फंक्शन when plotted in 3D space gives a dumbbell shaped curve symmetric about the z axis and a circular collar in the xy plane, तो यही एक्चुअली इसका शेप होता है 3d(z²) ऑर्बिटल का, ठीक है, z एक्सिस के अराउंड ऐसा रहेगा एंड एक्स वाई प्लेन में एक रिंग रहेगा, सर्कुलर कॉलर जिसको बोला जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी इसमें नोटिस करना द डम्बल पार्ट हैज व्हाट साइन एंड द कॉलर हैज व्हाट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बारे में बात करा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो साइन है ये मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज द साइन ऑफ वेव फंक्शन, which changes across nodes, ठीक है। सो यहाँ पर if you notice, let me actually figure out a diagram for you. Sine of wave functions, hydrogen atom orbital, ये चीज actually let me see, इसमें
कहाँ पर डायग्राम मिलेगा? सो ये ऑर्बिटल्स के डायग्राम्स मैंने आपके सामने दिखाए हैं। यहाँ पर नोटिस करना, द साई ग्राफ्स शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेव फंक्शन। ठीक है, ये वाला पार्ट आप रीड करो। एंड यहाँ पर ऐसे रेड एंड ब्लू कलर से दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, एंड इसमें इफ यू नोटिस द डी जेड स्क्वायर, ठीक है, 3 DZ स्क्वायर, ये वाला आप नोटिस करोगे तो इसमें जो डंबल है उसको रेड में नेगेटिव में दिखाया है एंड कॉलर को पॉजिटिव में दिखाया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर जो इसके नोड्स होते हैं उसके अक्रॉस वेव फंक्शन का साइन चेंज होता है। तो जैसे मैं, लेट मी सी इफ आई कैन paste it over there. उसी में डाल देता हूँ मैं आपके। यहाँ पर नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, तो इफ यू रिमेम्बर, जैसे pz ऑर्बिटल है तो pz ऑर्बिटल में यहाँ पर कैसा होता है, नोड होता है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन था तो यहाँ पर अक्रॉस द नोड जाने पर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, आप जैसे s ऑर्बिटल में भी देखोगे, ये s ऑर्बिटल में देखो, थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें रेडियल नोड्स है, रेडियल नोड्स के अक्रॉस वेव फंक्शन का साइन चेंज होता जा रहा है एंड यहाँ पे कलर भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर DZ स्क्वायर में आपके एक्चुअली ये ऐसे नोडल कोन्स थे ना, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन है तो उसको क्रॉस करा तो हम यहाँ पर आए जिसमें पॉजिटिव साइन आया एंड देन वापस से उसको क्रॉस करा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको across the radial node, not even radial node, across node, be it radial or angular, sign of the wave function changes. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दिया है यहाँ पर। अभी एक्चुअली थोड़ा डिटेल में जब प्लॉट करते हैं तो समझ में आता है। ठीक है, आपको इतना डिटेल में मैं खैर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ में आया आपको?
ऑल राइट, ठीक है। तो आई थिंक ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें से आप लोग देख लेना, क्वेश्चंस सेव करके रख लेना, बाद में प्रैक्टिस वगैरह करने के काम आएंगे। और कोई डाउट है आप लोगों को इन पर्टिकुलर? Otherwise we can close the session. ठीक है, तो फिर आई टेक दैट एज अ नो कि आपको कोई डाउट है नहीं अभी और इसमें। एंड हमने एक्चुअली काफ़ी एडवांस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, सो यू आर गुड विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड इट्स एडवांस्ड पार्ट्स। बेसिक्स तो खैर आपको पता ही होंगे, क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। ऑल राइट, सो लेट्स क्लोज टुडेज लेक्चर। Am I audible to anyone? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, Yes, तो मैं sir. फिर लेक्चर क्लोज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है? Yeah, sir. ओके सर, चलो ठीक है, थैंक यू गाइस। थैंक यू।